हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आ गए हैं हम आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और नया चैप्टर लेके। यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करते हुए नया चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ स्टेट। अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को देखा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि थ्योरी ऑफ स्टेट्स 1A का सेकंड पार्ट है। मतलब इसका सेकंड नंबर चैप्टर थ्योरीज ऑफ स्टेट है। आज हम अपने थ्योरी ऑफ स्टेट में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट क्या होता है, कितने तरह के स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स से मिलते जुलते कौन से टर्म्स हैं, आखिर स्टेट्स होता क्या है और स्टेट्स को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं हम। आप जानते ही हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल फ्री लेक्चर सीरीज है। ये बेसिकली ये कवर ऑप्शनल को करती है और ये 100% फ्री है। आज ये लेक्चर हमारा 4th नंबर लेक्चर है। आप देख सकते हैं 1A PT4। 1A हमारा सिलेबस कोड हो गया, PT पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, और ये चौथा नंबर हमारा लेक्चर है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी है मेरे बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा थ्योरीज ऑफ स्टेट्स। बेसिकली स्टेट होता क्या है। शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप उसको 1.25 या 1.5 करके देख लो अपने हिसाब से, आपको जैसा बढ़िया लगे। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा फास्ट कर लो ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए और जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरीज ऑफ स्टेट्स। आखिर थ्योरीज ऑफ स्टेट्स होती क्या है। सबसे बड़ा यहाँ जो क्वेश्चन है ना वो स्टेट्स का है। स्टेट होता क्या है। यहाँ पे बहुत चीजें आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, मैं पढ़ दूंगा, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूँ। स्टेट होता क्या है, राज्य होता क्या है। अगर नॉर्मेटिव सेंस में बात करें, फिलोसॉफिकल टर्म में बात करें, तो राज्य क्या है। राज्य एक इंस्टीट्यूशन है, एक टेरिटोरियल एरिया है, एक हिस्टोरिकल एंटिटी है, एक हिस्टोरिक एंटिटी है। ये सारे एक फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। मतलब ये फिलॉसफी के थ्रू राज्य को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि राज्य एक, अगर एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कुछ लोग हैं तो वो राज्य के हिस्सा हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को कंट्रोल करता है तो वो एक राज्य है। अगर इतिहास काल से कोई, जैसे एक हिस्ट्री में कोई एक जगह है, वहां पे लोग रह रहे हैं और कंटिन्यूस चले ही आ रहे हैं, तो उसको भी एक फिलोसॉफिकल टर्म में हम स्टेट का नाम देते हैं। लेकिन एक्चुअल स्टेट होता क्या है। बेसिकली मैकियावेली ने 16th सेंचुरी में स्टेट को एक्चुअली में डिफाइन किया है एज स्टेटो के वर्क में। उन्होंने स्टेट को एक राज्य, एक लीगल एंटिटी के रूप में दिखाया है, एक अथॉरिटी के रूप में दिखाया है। हालांकि स्टेट को अच्छे से डिफाइन करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि एरिस्टोटल, रूसो, हर कोई अपने अपने हिसाब से स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन एक जो कॉमन चीजें सब में मिलती हैं वो स्टेट के 4 पार्ट होते हैं। मतलब स्टेट को ऑर्गेनाइज्ड रूप में, स्ट्रक्चरल रूप में अगर आपको पढ़ना है और आपको समझना है तो स्टेट की इन 4 चीजों के बारे में आपको आपका समझना बहुत जरूरी है कि स्टेट किन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। स्टेट को बनाने के लिए, स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो चीज आती है, एक एक टेरिटरी। एक टेरिटरी मतलब एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, मतलब एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। बिना डिफाइंड टेरिटरी के आप उसको स्टेट नहीं कह पाएंगे, फिर वो तो फ्री वर्ल्ड हो जाएगा, नो मैंस लैंड भी में काउंट होने लगेगा वो। अगर आपको स्टेट डिफाइन करना है तो वो एक फ्री टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब एक एक मतलब निश्चित भूभाग होना चाहिए। उस निश्चित भूभाग में, मतलब उस डिफाइंड टेरिटरी में लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। आखिर वो टेरिटरी अगर इसी तरह छोड़ देंगे तो वो मैदान कहलाएगा ना, ग्राउंड कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। लेकिन उस फील्ड में, उस जगह पे लोग होने चाहिए। आखिर लोगों से ही तो राज्य बनता है। लोगों के बाद एक सरकार होनी चाहिए जो लोगों पे कंट्रोल कर सके, जो लोगों को रेगुलेट कर सके, जो लोगों के बेहतरी के लिए काम कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मॉडर्न स्टेट को जो बनाती है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। मतलब संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर किसी का भी शासन ना हो या उसके ऊपर किसी का भी कोई आधिपत्य ना हो, उसको कोई भी गाइड ना कर सके कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसका फुल कंट्रोल स्टेट के बाहर हो और स्टेट के अंदर हो, जिसे उसको कोई सिखाने वाला ना हो या फिर उस पर कोई कंट्रोल जमाने वाला ना हो। जैसे कि हमारा देश है, जैसे हमारा देश है, इसको कोई भी दुनिया का
भले कुछ लोग सलाह दे सकते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, डेमोक्रेसी अपने यहाँ ठीक कर लो, अपने यहाँ एजुकेशन ठीक कर लो, अपने यहाँ सैनिटेशन ठीक कर लो, ये एक सलाह हो सकती है। ये लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अमेरिका कह सकती है कि अपने यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस पे देख लो आप लोग क्या करना है। फ्रांस हमें कह सकता है कि थोड़ा सा आपके यहाँ गंदगी है, उसको अगर चाहें तो आप साफ कर सकते हैं, हम उसमें कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसराइल हमें कह सकता है कि आपके पास क्लीन वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो चलो हम लोग मिलकर क्लीन वाटर फैसिलिटी लगा सकते हैं। तो ये सारी सलाह हो सकते हैं, लेकिन कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही एक सॉवरेनिटी की निशानी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने 16वीं सेंचुरी में इसको एक्चुअली में स्ट्रक्चरली बताया था। स्टेट के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं पॉलिटिकल साइंस में? अगर स्टेट ना होना तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो राज्य के ही चारों ओर घूमते ही रहता है, और राज्य के बाहर इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है तो बस इस वजह से है क्योंकि हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में समझते हैं और स्टेट के बारे में जानते हैं, और कंटिन्यूअस जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, पहले कैसे था और आगे कैसा होना चाहिए या अभी कैसा है। ये सारी चीजें राज्य के ही इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। राज्य बीच में होता है, पूरी थ्योरीज आगे पीछे राज्य के घूमती रहती है। इवन पूरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही राज्य के बारे में ही है। चलिए, बहुत सारे व्यूज हैं स्टेट के बारे में, एक एक करके समझते हैं, और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। नहीं तो हो सकता है कि अगर जो आप में से पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से ना हो, उनको स्टार्टिंग में चीजें ना समझ में आए, उसके वजह से फिर ये उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन चीजों को समझना। इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूं। जैसे आरजी गेटल, गेटल क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस इनकी किताब थी 1949 में। वो क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं? ये साइंस का है स्टेट का, ये राज्य का विज्ञान है, राज्य को समझने का विज्ञान है। कोई एक राज्य को कैसे समझा जा सकता है, एक राज्य के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इवन क्यों समझ सकते हैं, इन सारी चीजों को होलिस्टिकली देखते हैं आरजी गेटल। अगर आपके सामने कभी भी कोई थ्योरी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन आ जाए तो आप आरजी गेटल को उनके बुक के साथ, पॉलिटिकल साइंस 1949 के साथ आप डेफिनेटली कोट कर देना। उसके बाद से जे डब्ल्यू गार्नर, इस सीक्वेंस को फॉलो ना करते हुए मैं आपको पहले इंडिविजुअल थिंकर्स के बारे में बता देता हूं, उसके बाद से जो दो कॉन्सेप्ट हैं, आइडियलिस्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट, इनको मैं बाद में बताता हूं। जे डब्ल्यू गार्नर क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट इन 1928, इनकी एक किताब आई थी, इनकी बुक थी। इसमें ये क्लेम करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। जैसे ये बहुत ही एक कॉमन टर्म है और बहुत फेमस टर्म है कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है स्टेट से और अंत हो जाता है स्टेट पे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पिछले स्लाइड में दिखाया कि पूरा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना वो स्टेट के ही आगे पीछे घूमता है। तो वही ये कहते हैं, उसी चीज को ये टेस्टामेंट करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत और अंत राज्य पे ही हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल है, ठीक है, और उसको पढ़ने का जो साइंस है, ये दोनों चीजें ही राज्य को ही डिफाइन करने में और राज्य को ही स्टैब्लिश करने में खत्म हो जाती हैं। शुरू भी वहीं से होती है और खत्म भी वहीं से होती है। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, और उनका कहना बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग के साथ था कि मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और ये मॉडर्न स्टेट के पावर के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न स्टेट के पावर को एक किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं कि मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। हर कोई जानता है कि अगर राज्य एग्जिस्ट करेगा, इवन लिबरल थिंकर्स इसको सबसे अच्छे से डिफाइन करते हैं कि अगर राज्य एग्जिस्ट करेगा तो वो थोड़ा सा तो कोर्शन करेगा ही, थोड़ा सा तो आपके स्वतंत्रता का हनन करेगा ही, वो थोड़ा सा तो आप पे जुल्म, उसको आप जुल्म कह लें, अत्याचार कह लें, या हल्का सा अपना रौब तो दिखाएगा ही, जिसको क्लासिकल लिबरल्स या नेगेटिव लिबरल्स उसको बहुत ज्यादा इंफेसाइज करते हैं। वो भी मैक्स वेबर भी यही चीज कहते हैं कि राज्य के पास मोनोपोली है अपने फिजिकल फोर्स को यूज करने का अपने गिवन टेरिटरी में। अगर कोई राज्य, जैसे चाइना ने तियानमेन स्क्वायर पे 1989 में अगर टैंक्स चढ़ा दिए थे अपने लोगों पे, तो उसको कोई राज्य क्या कर पाया? यूनाइटेड नेशंस क्या चाइना में घुस के उसके सरकार को कुछ कर पाई, या पूरे वर्ल्ड की ताकतें मिलकर कुछ कर पाई? इस वक्त इंडिया अपने लोगों के साथ कुछ करे तो भले दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आ सकता है, लोग हमें हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमें बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन हम पे किसी का जोर नहीं चलता है।
और इवन अगर हमारा राज्य, हमारा नेशन, हमारा इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है और कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, अगर हमारे फार्मर्स को एमएसपी देने की कोशिश करती है और वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। भले डब्ल्यूटीओ में जो भी हल्ला हंगामा कर ले वो लोग, अमेरिका कर ले, वेस्टर्न नेशंस कर ले, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हमारे देश में, क्योंकि हम एकदम मोनोपोली चलाते हैं अपना। हमारे पास सॉवरेनिटी है। मैक्स वेबर उसी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। हालांकि ये फिजिकल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सॉवरेनिटी के टर्म में मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं कि मोनोपोली क्या है, लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। कितना फिजिकल फोर्स यूज करना है एक टेरिटरी पे, एक डिफाइंड टेरिटरी पे। चलिए, ये मैंने आपको समझा। अब ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशंस पे चलते हैं। आइडियलिस्ट ट्रेडिशन वाले लोग कौन होते हैं और राज्य को वो कैसे देखते हैं? बेसिकली आइडियलिस्ट ट्रेडिशन जो है ना, वो एक एंशिएंट ग्रीक कॉन्सेप्ट है। ग्रीस वाले लोग, एंशिएंट ग्रीस में राज्य को एक आइडियल के फॉर्म में देखा जाता था। माना जाता था कि राज्य के बिना कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक राज्य के बिना एक अच्छे जीवन की, एक शांतिमय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के बिना किसी भी स्ट्रक्चर की कल्पना हम नहीं कर सकते। राज्य के बिना स्टेट ऑफ नेचर की स्थिति हो जाएगी। हालांकि उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने क्योस की जरूर बात की है कि अगर एक राज्य को शांति से चलना है, अच्छे से चलना है, सुदृढ़ होकर चलना है, तो एक राज्य की कल्पना होनी चाहिए और एक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उनका मानना है, ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि राज्य जो है ना, वो ऑर्गेनिक है। ये किसी भी तरह से बना हुआ नहीं है, ये कोई मैन मेड चीज नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। इवन वो बताते बताते, जैसे हिगल क्या कहते हैं ना, हिगल बताते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनऑर्गेनिक चीजें आई दुनिया में, फिर ऑर्गेनिक चीजें आई, फिर उससे स्मॉल एनिमल्स बने, जैसे वाटर एनिमल्स बने, उसके बाद से वो प्लांट बने, उसके बाद से स्मॉल एनिमल्स बने, उसके बाद से इंडिविजुअल ह्यूमंस बने, उसके बाद से ह्यूमन के बाद ह्यूमन की एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी के बाद सबसे पहले फैमिली बनी, फिर सोसाइटी बनी, फिर सोसाइटी के बाद एक राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य क्यों आया? तो हमारी बेहतरी के लिए आया, हमारे अच्छे जिंदगी के लिए आया। और क्यों एग्जिस्ट करता है? ताकि हमें एक अच्छा जीवन दे सके। स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये आइडियलिस्ट लोगों का मानना है, जिसमें आपको प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल आते हैं और बाकी ग्रीक थिंकर्स जो एंशिएंट ग्रीस से थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट, अब ये लोग ना थोड़ा आइडियलिस्ट से डिफरेंट हैं। ये ये उनके हिसाब से मॉडर्न है, हमारे हिसाब से मेडिएवल वाले लोग हैं। ये आइडियलिस्ट की तुलना में बहुत मॉडर्न है और हमारे हिसाब से बहुत मेडिएवल वाले लोग हैं। इन लोगों का बहुत ही डिफरेंट थिंकिंग था। यहाँ पे उतनी चीजें नहीं लिखी मैं, लेकिन मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूं, ताकि मैं जब भी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझाऊं, उस वक्त आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। यही 5 मिनट में खत्म करते हैं। उसके से मैं आपको हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों के बारे में बताऊंगा। बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले लोग कहते क्या हैं, उसके से मैं प्रोपोनेंट के बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूंगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग कहते हैं ना कि ये जो राज्य है ना, वो राज्य ऑर्गेनिक रूप से नहीं आया, ये खुद से इवॉल्व नहीं हुआ, इवोल्यूशन थ्योरी नहीं थी, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये फोर्स थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है, और कुछ नहीं है जिस चीज को लोग बाकी लोग कहते हैं। और किंग कोई राजा का दूत नहीं है, जैसे आइडियलिस्ट वाले लोग कहते हैं ना, किंग क्या है, वो किंग क्या है, गॉड का रूप है। भगवान ने वो अपने एक इंसान को भेजा है ताकि वो उनके बदले वो राज कर सके। ये कहते हैं नहीं, ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ ना, ये अपनी तरफ से एक कहानी बताते हैं कि ऐसा था ना कि पहले जो दुनिया थी वो स्टेट ऑफ नेचर में थी, वो प्राकृतिक अवस्था में थी। प्राकृतिक अवस्था मतलब जंगल की अवस्था, ऐसी अवस्था जहां पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी ना हो, सब फ्री हो अपने। जैसे जंगल क्या है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है क्या? हम कहते हैं शेर क्या है, जंगल का राजा है। क्या जंगल का राजा है क्या? क्या उसकी बात कोई सुनता है क्या? क्या उसकी सभा में कोई जाता है क्या? उसी तरह से वो, जैसे वो स्टेट ऑफ नेचर है, वैसे ही क्या है, ये कहते हैं कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, एकदम प्राकृतिक अवस्था थी, लोग इधर उधर घूमते थे। उसी में 3 अलग अलग थिंकर्स हैं, हॉब्स हैं, लॉक है, रूसो है। तीनों अपने स्टेट ऑफ नेचर को अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। हॉब्स बहुत ही बुरा रूप प्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ नेचर का। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज वेरी ब्रूटल, नास्टी, शॉर्ट, उसमें
इंसान का जीवन जो था ना बहुत ब्रूटल था, बहुत नास्टी था, बहुत शॉर्ट जीवन था। क्यों? क्योंकि जिसके पास शक्ति थी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, अपनी शक्ति का पुरजोर इस्तेमाल करता था और उनको दबाता था जिनके पास शक्ति नहीं थी, जो कमजोर थे। इसलिए इस इंसान के जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। इस वजह से सारे लोग क्या किए कि एक समूह बनाए, ग्रुप में आके उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे तो पता नहीं आज मेरे यहाँ का व्यक्ति मरा है, कल तुम्हारे यहाँ का इंसान मर जाएगा, परसों उनके यहाँ का इंसान मर जाएगा, तो किसी के जीवन की कोई गारंटी नहीं है और हमें जीवन बस एक बार मिला है। तो मिलते हैं, एक काम करते हैं, मिलते हैं और एक नियम कानून बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं जिसके तहत हम सबके जीवन की रक्षा हो सके। एटलीस्ट हम सारे लोग अगर पैदा हुए हैं तो कम से कम शांति से जी तो सकें और शांति से मतलब कम से कम जिंदा तो रहें। बस इतना ही थिंकिंग था हॉब्स का। तो हॉब्स क्या कहते हैं ना कि सारे लोग उस वक्त जो थे, उस वक्त सारे लोग इकट्ठा हुए अपने अपने सिक्योरिटी, लाइफ के सिक्योरिटी के लिए, और उन सब ने एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बनाया। उन्होंने एक ऐसे इंसान का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने लेवियाथन रखा। हालांकि ये किताब उनकी है, हॉब्स की किताब का भी नाम, हॉब्स के वर्क का भी नाम, बुक का भी नाम लेवियाथन ही है। इसी वजह से वो एक लेवियाथन की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि लेवियाथन उन्हीं में से, अलग से कोई नहीं, उन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे ताकतवर व्यक्ति है। उसको वो लोग सारी ताकत अपनी दे देते हैं, सारे राइट, ताकत मतलब राइट्स, सारे राइट्स दे देते हैं। अपने पास कोई राइट्स वो नहीं रखते, सिर्फ एक राइट रखते हैं, बस एक राइट, वो है राइट टू लाइफ। हॉब्स के हिसाब से बस अपने जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब कि अगर मानो कोई तुम पे कभी हमला करने आए, कोई तुम्हें मारने आए, तो उस कंडीशन में तुम अपने जीवन को बचाने के लिए सामने वाले पे हमला करो, उसकी जान ले लो, किसी भी तरह बस तुम अपने जीवन की रक्षा कर लो उस वक्त के लिए। हालांकि लेवियाथन का काम ये है कि इंसान के जीवन की रक्षा करना, लेकिन फिर भी अगर उसके जीवन को किसी भी तरह से खतरा होता है तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ कर सकता है। बस एक राइट हॉब्स ने अपने लिए रखा, उसके बाद से बाकी सारे राइट्स वो दे देता है लेवियाथन को, तो ताकि तुम लो लेवियाथन, तुम हमारे सारे राइट्स ले लो, लेकिन हमें एक शांत अच्छी जिंदगी दो, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह लॉक लॉक दूसरे थिंकर हैं। लॉक जिस जमाने के थिंकर हैं, ब्रिटिश के जिस काल के थिंकर हैं, वो उनके लिए बड़ा शांति प्रिय था। होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, मतलब जिसके भावना जैसी थी या जिसकी परिस्थिति, यहाँ भावना को नहीं कहूंगा मैं, यहाँ ज्यादा इंफेसिस करूंगा परिस्थिति की, कि उनके साथ परिस्थिति कैसी थी। लॉ के साथ परिस्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको स्टेट ऑफ नेचर जब उन्होंने डिफाइन किया तो वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था, लोग रैशनल थे, अच्छे विचार वाले थे। हाँ, हालांकि कुछ समस्याएं थी, स्टेट ऑफ नेचर में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी, इसकी वजह से समस्याएं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि एकदम लोग ब्रिटिश हैं, लोग एकदम एक दूसरे की हत्या करने के लिए बेचैन हैं, बस एक दूसरे का गला घोटने के लिए लोग चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग अच्छे थे, रैशनल थे, बेफजूल की बातें नहीं करते थे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। लेकिन यहाँ कुछ कुछ समस्याएं हैं। कुछ समस्या ये है कि थोड़ा चोरी डकैती हो जाया करती थी, कुछ समस्याएं हो जाया करती थी, जिसकी वजह से एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एक अगर स्टेट होता ना तो शायद जो भी समस्याएं थोड़ी बहुत हैं वो शायद ना होती। एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती तो सब अपनी फरियाद लेके जाते, सब अपने रिक्वेस्ट लेके जाते, और हो सकता है कि वो राज्य उनके सारे रिक्वेस्ट को पूरा करता या फिर अपने सिचुएशन के हिसाब से देखता। तो उनका एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक था। उस पॉजिटिव आउटलुक के साथ लॉक कहते हैं कि उन्होंने भी अपने सारे राइट्स दे दिए उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उस ग्रुप को, उस व्यक्ति को। ये किसी एक का नाम नहीं लेते कि हम अपना राइट किसको दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक ग्रुप को, एक अथॉरिटी को, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको हम अपना राइट देते हैं। राइट देते हैं मतलब अपना जो भी अधिकार मेरे पास है एज अ नेचुरल राइट जो है हमारे पास, ह्यूमन राइट जो है हमारे पास, नेचुरल राइट होता है ना कि इंसान होने की वजह से हमारे पास कुछ राइट है, जो भी राइट है हम अपना राइट देते हैं, लेकिन तीन राइट नहीं देते। राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यहां लॉक कहते हैं, यहां हॉब्स से अलग लॉक कहते हैं कि हमने राइट टू लाइफ तो दी ही नहीं, हॉब्स ने भी नहीं दी, लेकिन हमने राइट टू लिबर्टी भी नहीं दी, अपनी स्वतंत्रता भी नहीं दी है, और हमने अपने राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं दी है। हमने अपना प्रॉपर्टी भी अपने पास रखा है, बाकी सारे राइट्स दे दिए हैं ताकि राज्य हमारी रक्षा कर सके। उसी तरह रूसो आते हैं, रूसो कहते हैं, रूसो का दोनों का मतलब मिला जुला रूप था। हॉब्स की बातों से भी कुछ हद तक सहमत है, कुछ लॉक की भी बातों से वो सहमत है, और वो कहते हैं कि देखो
वो जो स्टेट ऑफ नेचर था ना, वो बहुत अच्छा नहीं था। स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं थी, ये तो बात सही है। लेकिन इंसान जो था ना, वो क्या था? वो मोरल सैवेज था। ठीक है? वो मोरल सैवेज को वो बताते हैं, और बताते हैं कि ये जो स्टेट का निर्माण हुआ है ना, जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जिससे स्टेट का निर्माण हुआ है, ये जनरल विल पे आधारित है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने हम पे फोर्स किया है। ये सारे लोगों ने अपना अपना विल बताया है, और विल के बाद मतलब सबने अपने विल का मतलब है यहाँ पे कि अपनी अपनी इच्छा बताना। सारे लोगों ने अपनी अपनी इच्छा बताई है, और सारी इच्छाओं को जब एक साथ मिलाया गया है, तो उनमें से एक सबसे बड़ी इच्छा निकली है, और वो सबसे बड़ी इच्छा है कि हमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए, हमें एक राज्य चाहिए। तो तीनों ही ने स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था से एक राज्य तक ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेट बताया है, अपनी अपनी तरह से बताया है। इसी को हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये तीनों ही बताते हैं कि एक अनुबंध के तहत। हॉब्स भी बताते हैं कि सब मिले, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेवियाथन को ताकत दे दी गई। लॉक भी बताते हैं कि हम अच्छी स्थिति थी, हम सब खुश थे, लेकिन कुछ समस्याएं थी, जिसके से हम सब मिले, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक अथॉरिटी को हमने दे दिया। हॉब्स ये रूसो भी यही सेम चीज कहते हैं कि हम सब मिले, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, हमने अपना जनरल विल प्रेजेंट कर दिया कि लो, ये हमारा जनरल विल है, अब इस पे एक्ट करो और हमारे विल की पूर्ति करो, और जो हमें चाहिए वो हमें दे दो। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आइडियलिस्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये दोनों ही आपको समझ में आएंगे, और गेटल, गार्नर और मैक्स वेबर, तीनों के इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। सम सिमिलर बट डिफरेंट टर्म्स। बिल्कुल, यहां पे अब हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वहां मैंने राज्य आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो स्टेट की तरह ही लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो स्टेट ही हैं, लेकिन वो डिफरेंट होती हैं, वो एग्जैक्टली स्टेट नहीं होती। हम यहां समझ रहे हैं कि स्टेट और सिविल सोसाइटी के बारे में। तो स्टेट और सिविल सोसाइटी कई बार इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं, या उनको लगता है कि बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैं आपको यहां समझाऊंगा स्टेट और सिविल सोसाइटी का एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो शायद आप बेहतर समझ सकें, और उसको शायद बेहतर एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकें। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। सिविल सोसाइटी का निर्माण तभी होता है जब कोई जनरल कॉज उनको दिखता है, कोई ऐसा कारण दिखता है, जैसे रेड क्रॉस एक सिविल सोसाइटी है। ऐसी कोई सोसाइटी जो किसी कारण की वजह से प्रेजेंट होती है, या फिर उनको उनका एक मकसद होता है जीवन में, वो वॉलंटरली आते हैं ताकि राज्य से उन्हें कुछ चाहिए, वो कुछ डिमांड कर सकें, किसी किसी लोग या किसी समस्या के हार्बिंगर के रूप में वो राज्य के सामने जा सकें। और राज्य क्या होता है? राज्य के पास कुछ कोर्शनिंग फंक्शनल होते हैं। यहाँ कोई वॉलंटरी पार्टिसिपेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज राज्य है और कल राज्य नहीं है। राज्य स्टैटिक है। अब आप राज्य स्टैटिक है का क्या मतलब है? मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी पार्टी की गवर्नमेंट है और किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे राज्य के स्टैटिक होने का मतलब कि किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन एक राज्य होगा, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जरूर और जरूर ही होगी। भले 5 साल में सरकारें बदल जाया करती हैं, लेकिन स्टेट का नेचर नहीं बदलता। वहां उस 5 साल में जरूर कोई ना कोई आ जाता है, और जब तक कोई नहीं आ जाता, वो पुरानी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। यही कहने का मतलब है कि राज्य जो है ना, उसका कुछ कोर्सनिंग फंक्शन होता है, लेकिन सिविल सोसाइटी जो है ना, वो कंप्लीटली वॉलंटरी पार्टिसिपेशन पे होती है। सिविल सोसाइटी जो है ना, वो डिपेंड करती है कि कितना अधिकार, कितना उनको इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है एक स्टेट के द्वारा। आप समझ रहे हो? स्टेट किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी इस पे पूरी तरह डिपेंड है कि जिस राज्य में वो हैं, जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं, उसमें वहां पे उनको कितना इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है। अगर मानो कि किसी राज्य में सिविल सोसाइटी को बुरी तरह रोक दिया गया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो हम यह मानते हैं कि वो जो राज्य है, वो टोटलिटेरियन राज्य है। इसका मतलब ये भी हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ज्यादा है सिविल सोसाइटी को, ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा स्टेट का नेचर क्या है। अगर मानो कि पूरी तरह लिबरल है, पूरा दे दिया गया है, पूरा लिबर्टी दिया गया है सिविल सोसाइटी को, चलो तुमको जो करना है करो, जैसे करना है करो, जो फॉर्म करना है करो, तुम्हें जो डिमांड करना है करो, तो हम मानते हैं कि ये जो है लिबरल स्टेट है। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जा रहा, एकदम रोक के रखा गया है उनको, उनके इवन किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने से भी रोका जा रहा है। जैसे अभी कोई भी आप देखते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वीडेम है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अल जजीरा है। वैसे अल जजीरा तो एक न्यूज चैनल है, लेकिन फिर भी इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के बारे में बहुत कुछ निकालते हैं। बहुत कुछ निकालते हैं ना, कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को क्रिटिसाइज ही करते हैं। हालांकि वो इंडिया के बाहर है, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर भी होते,
इंडिया के अंदर भी होते हैं हमारे यहाँ, और वो पब्लिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं मानता हूं कि इंडिया उनको रोकने नहीं जाता, क्योंकि हम एक टोटलिटेरियन स्टेट नहीं है। जैसे द हिंदू है, हमेशा ही क्रिटिकल रहता है स्टेट के खिलाफ, हमेशा ही गवर्नमेंट के खिलाफ वो क्रिटिकल रहता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है, या क्या गवर्नमेंट उस पर सेंसरशिप लगाती है? एक्सेप्ट 1976 इंदिरा गांधी के राज में कभी भी एडिटोरियल पे सैंक्शन नहीं लगाया गया, या सेंसरशिप नहीं किया गया। तो आप देख रहे हैं ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिविल सोसाइटी भी ये बताती है कि कितना किस तरह का स्टेट है, और स्टेट का नेचर कैसा है। चलिए, इसी बारे में अब जॉन लॉक के बारे में मैं बताता हूं आपको। ये जो मैं आपको कह रहा हूं स्टेट और सिविल सोसाइटी, अगर जॉन लॉक को यहां समझ गए ना, तो शायद हम बेस्ट कॉन्सेप्शन समझ जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन जॉन जॉन लॉक को यहां समझाने का मुझे एक मौका मिला, और मैं समझता हूं कि जॉन लॉक को अगर मैं आपको समझा पाऊं ना, तो शायद आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। और कभी भी अगर यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शंस में अगर आपको स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी आ गया लिखने के लिए, तो शायद आप जॉन लॉक को कोट करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसे जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक ने टू कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, जो ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लिखा है जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक ने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं बस आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, जस्ट देता हूँ जॉन लॉक का। ये जॉन लॉक में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जॉन लॉक क्या कहते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में, राज्य के निर्माण के समय, आपको याद है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जॉन लॉक के बारे में बताया था कि वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट ऑफ नेचर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कुछ समस्याएं जिसकी वजह से हम एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं, स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात वहां करते हैं। यहाँ पहला कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कहते हैं कि जो लोगों के बीच हुआ था, जो जैसे मैंने आपको समझाया ना, स्टेट ऑफ नेचर में लोग आए बोले कि नहीं हमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए। तो ये उसी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे सब लोग आए और सबसे पहले उन्होंने सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। उन्होंने एक सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। सिविल सोसाइटी मतलब अपने अपने कारण की वजह से लोग वॉलंटरी पार्टिसिपेट हुए। उनके पास उस समय कारण क्या था कि भाई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई दिक्कत हो सके, हमारे लाइफ को कोई दिक्कत हो सके हो, और हमारी सिक्योरिटी में कोई इश्यू है, जो जैसा कि अभी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आए, क्योंकि कोई इंसान ही है, किसी का भी मन बिगड़ सकता है। तो अगर कभी कोई इश्यू आए, तो हम उसके लिए एक राज्य का निर्माण कर सके। तो इसे राज्य के निर्माण की कल्पना के लिए, अभी राज्य के निर्माण नहीं हो रहा, अभी बस उसकी कल्पना के लिए एक सिविल सोसाइटी बनती है सबसे पहले। कि सिविल सोसाइटी बन गई, सारे लोग आ गए, कॉमन कॉज की वजह से सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब वो डिस्कस करते हैं कि चलो हमें एक राज्य का निर्माण करना है। अब हमें एक राज्य का, एक सोसाइटी का, एक सॉरी आई एम सॉरी स्टेट का निर्माण करना है। अब ये यहाँ लॉक की बात आप ध्यान से समझना। ये कहते हैं कि अगर इन केस फ्यूचर में कभी जो इन सिविल सोसाइटी ने कभी राज्य का जो निर्माण किया, कभी वो राज्य डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था ना, लेकिन यूएसएसआर को रशिया मिल गया था, तो डिसइंटीग्रेट के बाद, इंटीग्रेशन के बाद ही बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी तरह से ये कहते हैं कि अगर कभी राज्य जो इन्होंने सिविल सोसाइटी ने बनाया है और वो राज्य डिसइंटीग्रेट हो गया, तो याद रखना कि राज्य फिर स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जाएगा, अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, वो सिविल सोसाइटी में आएगा। तो आप समझ रहे हो लॉक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी एक अलग एंटिटी के रूप में नहीं है, और यहाँ पे स्टेट एक अलग एंटिटी के रूप में नहीं है। इनका कहना है कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, फिर सिविल सोसाइटी बना, फिर राज्य बना। तो ये एक इवोल्यूशन को दर्शा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट के बीच में एक सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। तो ये सिविल सोसाइटी के रूप को और सिविल सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज कर रहे हैं, और उसके ट्रू फॉर्म को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि ये आपको बात समझ में आ गई, और मैं आगे चलता हूं। स्टेट और नेशन, स्टेट और नेशन दोनों टर्म को ही हम लोग अलग अलग समझेंगे, और उसके बाद से दोनों को मिला के समझेंगे, और तब तक कोशिश करेंगे समझने की जब तक हमें ये पूरी बात समझ नहीं आती। नेशन होता क्या है? यहाँ स्टेट ऑफ नेशन में स्टेट पहले है, नेशन बाद में है। यहां पे लेकिन मैं आपको नेशन पहले समझा रहा हूं, क्योंकि स्टेट तो उस समय से आपको मैं समझा ही रहा हूं। नेशन समझने की कोशिश करते हैं। नेशन क्या है? नेशन किसी जगह का नाम नहीं है, नेशन किसी टेरिटरी का नाम नहीं है। या नेशन की जो कल्पना है ना, नेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो ये नहीं है कि किसी निश्चित भूभाग में कुछ लोग रहें और उन पे कोई सरकार का। नेशन बिल्कुल ही एक इमोशनल चीज है, नेशन एक फीलिंग पे आधारित है, और नेशन क्या है? वननेस पे आधारित है, कॉमन कॉमन कॉज पे आधारित है, कॉमन लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, कल्चर पे, वैल्यू पे, हिस्ट्री पे, वो सारी चीजों पे आधारित है जिसपे आप
एक समूह को, एक ग्रुप को मानते हैं कि ये हमारे लोग हैं जो दूसरों से अलग हैं। ये बेसिकली एक डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि हम सारे लोग, हम जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं तो जो भी हिंदी वाला व्यक्ति होगा ना, जिसे हिंदी समझ में आती होगी ना, वो सब कहेगा कि हाँ, ये हमारे लोग हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हिंदी में है। तो जितने हिंदी वाले लोग होंगे वो सुनेंगे। और दुख की बात यह है कि जो हिंदी नहीं समझ सकता होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो वो इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो जो जो हिंदी समझ पा रहे हैं वो कहेंगे कि हाँ, हम क्या है, एक नेशन है, एक 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 होमोजेनस आइडेंटिटी है, हम एक एक ऐसी आइडेंटिटी है जो एक कॉमन धागे के थ्रू हम बंधे हुए हैं। तो नेशन क्या है? नेशन एक फीलिंग है, कम्युनिटी फीलिंग है, जो दूसरों से खुद को अलग करती है और चाहती है कि जो, जैसे हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी वाले सारे लोग एक साथ रहें और एक ही तरह की बातें करें, एक ही तरह के लोग रहें और आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें, आपस में एक रिश्ता बना के रखें, और हम लोग बाहर दूसरों से अलग हैं। ये बेसिकली एक नेशन की फीलिंग है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। जैसे अभी आपको भले हिंदी में, जैसे मैंने हिंदी कहा, तो आपको लग रहा होगा कि क्या मैं तमिल को छांट रहा हूं, तेलुगु को छांट रहा हूं, बाकी भाषाओं को छांट रहा हूं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा सा तो अपने साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना। जैसे कोई कन्नड़ है, कन्नड़ वाला है, कन्नड़ भाषा वाला है, तो जैसे वो कहते हैं कि जो भी कर्नाटका में आ रहा है कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो। तो ये उनकी नेशनल फीलिंग है, नेशन की फीलिंग है। वो मानते हैं कि जितने कन्नडिगाज हैं जो कन्नड़ भाषा बोल सकते हैं वो हमारे लोग हैं। तो ये भी एक नेशन को मजबूत करने का ही काम करता है, वो एक यूनिटी का काम करता है। और यूनिटी किसी भी रूप में वो खराब नहीं होती। हालांकि वो पर्सपेक्टिव होता है कि किस फॉर्म में वो यूनिटी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिटी और ये नेशन की फीलिंग होती है। स्टेट क्या होता है? स्टेट बिल्कुल अलग होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक लीगल और ज्योग्राफिकल एंटिटी होता है, ये एक डिफाइंड टेरिटरी में होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ कॉमन लॉज मतलब जो गवर्नमेंट होती है, और ये एक सॉवरन होता है। सॉवरेनिटी मोस्ट कंपल्सरी इसका एक कंपोनेंट है। बिना सॉवरेनिटी के एक स्टेट तो नहीं हो सकता। और हाँ, एक और चीज, नेशन जब भी निर्माण होता है ना, या नेशन की जब भी कल्पना होती है ना, तो उसमें एक, जैसे जिस धागे की मैंने बात बताई, एक कॉमन फैक्टर होगा ही तभी वो नेशन होगा। लेकिन एक राज्य बनने के लिए, एक स्टेट बनने के लिए ऐसे किसी कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया क्या है? एक नेशन स्टेट है, एक स्टेट है। नेशन स्टेट तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन एक स्टेट तो जरूर है, क्योंकि इसमें कई भाषा के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, लेकिन सब मिलकर राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। और वही अगर नेशन होते तो शायद हम सब हिंदी वाले ही सिर्फ होते, और शायद हम बहुत छोटी ज्योग्राफी में होते। लेकिन हम क्या हैं? हम एक स्टेट हैं जिसमें किसी भी एक वननेस की जरूरत नहीं, किसी में होमोजेनिटी होने की जरूरत नहीं है। हम डिफरेंट भी हैं। जैसे यूनिट, जैसे नेहरू जी ने कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी तरह राज्य की कल्पना होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन नेशन की कल्पना होती है यूनिटी इन यूनिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने खोजा था इसमें, कि कर्दिश पीपल का। कुर्द के बारे में आप लोग, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन कुर्द जो है ना, कि कर्दिश लोग जो है ना, वो ईरान में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, इराक में रहते हैं, टर्की में रहते हैं, और पूरी तरह से स्प्रेड हैं। उनका कोई अपना देश नहीं है। लेकिन फिर भी जहां जहां वो है ना, वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो अपने आप को कहते हैं कि हम कुर्दिस्तान वाले हैं, हम कर्दिश लोग हैं। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो मानते हैं कि हम सारे लोगों का ना, हम सारे लोगों की एक आइडेंटिटी है, और हम सारे लोग एक नेशन हैं। वो काफी समय से कुर्दिस्तान का डिमांड कर रहे हैं। वो ये ईरान, सीरिया, इराक, टर्की के कुछ हिस्सों को काट के वो अपना देश बनाना चाहते हैं। लेकिन जब भी अगर वो राज्य बना पाए या ना बना पाए वो एक अलग इशू है। लेकिन हाँ, क्या वो अपने आप को नेशन मानते हैं? तो हाँ, वो अपने आप को नेशन बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि नेशन मानने के लिए किसी भी डिफाइंड टेरिटरी की जरूरत नहीं होती, बस एक फीलिंग ऑफ वननेस की जरूरत होती है। स्टेट एंड सॉवरेनिटी, राज्य और संप्रभुता। हालांकि राज्य और संप्रभुता दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, लेकिन और संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी जो है, वो राज्य का एक हिस्सा ही है, एक कंपोनेंट ही है। जिन चार कंपोनेंट से बना होता है राज्य, स्टेट जिस चार कंपोनेंट से बना होता है, उसमें एक फोर्थ कंपोनेंट सॉवरेनिटी है। लेकिन इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लें कि सॉवरेनिटी एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली अगर इसके टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे अगर हम चलें, तो ये क्या कहता है कि लीगल कंसेप्शन है स्टेट का। सॉवरेनिटी क्या है? एक लीगल कंसेप्शन है स्टेट का। और उसके बिना, और सॉवरेनिटी के बिना, कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता और कह नहीं सकता कि हम स्टेट हैं।
या हमारे पास स्टेट है, क्योंकि अगर आपके पास सॉवरेंटी ही नहीं होगी, संप्रभुता ही नहीं होगी, तो कोई भी आएगा आप पे कल राज करेगा, आपको तोड़ देगा, आपको आपको टुकड़ों में बांट देगा। तो आपके पास ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और ना ही कोई आपको जोड़ के रखने वाली चीज है। सोवरेंटी जो ही है, सॉवरेनिटी जो है, वही चीज आपको जोड़ के रखती है। वही एक ऐसा पावर है जो आपको पकड़े रहता है और थामे रखता है। जिसको भी सॉवरेंटी अभी तक नहीं समझ में आई, उसको मैं कहूंगा कि आप 2 मिनट और सुन लो, मैं एक बार और सॉवरेंटी आपको डिफाइन कर देता हूं, और जिसको समझ में आ गया वो 2 मिनट थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्किप कर लेना, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा। सॉवरेंटी होता क्या है? सॉवरेंटी बेसिकली एक ऐसी पावर होती है ना, संप्रभुता एक ऐसा ऐसी ताकत होती है अपने देश में। अपने देश मतलब एक डिफाइंड टेरिटरी में, उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों में, लोगों पे, एक डिफाइंड टेरिटरी में उसके उसमें रहने वाले लोगों पे किसका? उस जगह की सरकार का, उस जगह की कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। मैं बार बार सरकार और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अलग अलग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि कई जगह सरकारें ना हो, कई जगह राजा भी हो सकते हैं, कई जगह सीनेट भी हो सकता है। जैसे जर्मनी, वहां पे कौन सा राजा है या कौन सी गवर्नमेंट है? वहां सीनेट है। इंडिया में गवर्नमेंट है, कई जगह पे है जहां पे राजा काम करते हैं। किम जोंग उन को क्या कहते हैं? आप गवर्नमेंट कहेंगे? वो एक अथॉरिटियन है, लेकिन फिर भी उसके पास सॉवरेंटी है ना? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट और कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। तो जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको ऊपर से गाइड करने वाला, उसको कोई गाइड करने वाला और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए। उसका जो मन होगा वो करेगा राज्य के अंदर। वो हर तरह के डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। उसको कोई बता नहीं सकता कि क्या करना है। उसका जो मन करेगा वही करेगा। उसका अंदर फुल कंट्रोल चलता है, एक्सटर्नल भी उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसी में बोधिन क्या कहते हैं? बोधिन क्या कहते हैं कि सोवरेंटी इज अ रूलिंग पावर ऑन सिटीजन एंड रूल्ड ऑन विच देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ लॉ। जो रूलिंग अथॉरिटी है, जो रूलिंग पावर है, उसका सिटीजन पे हर तरह का ताकत है और उस पे किसी भी तरह का लॉ नहीं चलता है। मतलब वो संप्रभु है, वो प्रभु है। उसका जो मन करेगा वो करेगा और उस पे किसी का भी ताकत नहीं चलता है। बोधिन को हमेशा इस तरह से आप याद रखना कि वो कहते हैं नो बाउंडेशन ऑफ लॉ। भले ये लाइन आपको पूरी तरह नहीं याद हो सके, बस इतना याद रखना, नो बाउंडेशन ऑफ लॉ ऑन द रूलिंग पावर। इस तरह से अगर आप कहीं और छोटा सा लिख लो तो शायद आपको याद रह जाए। बोधिन क्या कहते हैं? सोवरेंटी इज नो बाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ रूलिंग पावर। रूलिंग पावर पे किसी भी लॉ का बाउंडेशन नहीं है। जलीनेक उसी जगह पे क्या कहते हैं? जलीनेक थोड़ा सा ज्यादा रैशनल ढंग से इसको कहने की कोशिश करते हैं और शायद आपको जलीनेक ज्यादा समझ में आए। सॉवरेंटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ड्यू टू विच it is not under the compulsion of anyone else's wish or external order except for its own wish। जो मैंने आपको उस वक्त से समझाया, जलीनेक वही चीज कहते हैं कि सोवरेंटी एक वो कैरेक्टरिस्टिक है ना राज्य का, एक फीचर है राज्य का। जो 4 फीचर्स हैं, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से एक वैसा कैरेक्टरिस्टिक है ना जिसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है। वो उसको जो मन करेगा वो करेगा और एक्सटर्नल किसी भी ऑर्डर पे वो बाध्य नहीं, वो बाउंड नहीं है। वो बस किस पे बाउंड है? वो अपने विश पे बाउंड है। उसका जो मन करेगा वो करेगा। अब मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा ही समय दे दिया। अब इससे ज्यादा इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉवरेंटी इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर सॉवरेंटी के डीप में चलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा बुक मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत पढ़ा है इस पे, स्टेट ऑफ सॉवरेंटी पे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हम समझ रहे हैं जॉन, यहां पे ऑस्टिन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको फिलोसॉफिकल और एक्चुअल प्रैक्टिकल, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या होती है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब जॉन ऑस्टिन उसको लीगली समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिर सॉवरेन होता क्या है। क्या कल को मैं आपके घर आऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं सॉवरेन हूं, मैं जो कहूंगा आप करो, आप करोगे? या कल को कोई आता है, कोई मेरे पास आता है, कल को आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि सुनो, आपको अब ऐसे वीडियो नहीं बनाना है, अब जैसे मैं कहूंगा वैसे वीडियो बनाना है। आज से पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बंद बंद और कल से कच्चा बादाम पे हम लोग डांस करना शुरू करेंगे। अगर आप मुझसे आके ये कहते हो तो क्या मैं ये करूंगा? हाँ, अगर आप सॉवरेन हो तो मैं ये जरूर करूंगा और मैं कच्चा बादाम करने भी लगूंगा। लेकिन अगर आप सॉवरेन नहीं हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि आप चुपचाप चले जाइए, उससे पहले कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना? यही कहूंगा ना। तो क्या चीज है जो डिफाइन करती है कि सॉवरेन को? वो क्या चीज है
जिससे हम मानते हैं कि हाँ ये एक सॉवरेन है और ये एक सॉवरेन नहीं है। तो जॉन ऑस्टिन इसको बड़े अच्छे से डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि हम लॉ के थ्रू समझ सकते हैं, लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई चीज सॉवरेन है या नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इस लॉ का। डिटर्मिनेट सोर्स होना चाहिए। जो सॉवरेंटी का जो पावर है ना, जो अथॉरिटी है ना, इसका सोर्स नोन होना चाहिए और वो राज्य के अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, पाकिस्तान जैसे देशों की सॉवरेंटी को कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन हम वो नहीं है, हम इंडिया हैं और हम किसी से कंट्रोल नहीं होते। और इसलिए कंट्रोल नहीं होती क्योंकि सॉवरेंटी के लॉ को हम समझ चुके हैं। जॉन ऑस्टिन जो कहने की कोशिश करते हैं, हम समझ के बहुत पहले से बैठे हुए हैं और हम जॉन ऑस्टिन को भी पढ़ा सकते हैं कि लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी जॉन ऑस्टिन तुम हम लोग से पढ़ लो क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में कहते हैं डिटर्मिनेट सोर्स। डिटर्मिनेट सोर्स मतलब सोर्स लोकेटेड होना चाहिए राज्य के अंदर, और कहां से आना चाहिए, एक ऐसे सोर्स से आना चाहिए जो कि सॉवरन हो, जिसको हमने माना हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सारे थ्योरिस्ट कहते हैं, हॉब्स लॉक, रूसो क्या कहते हैं कि हम मिले और हमने इस व्यक्ति को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशन को, इस सोर्स को हमने अपनी ताकत दिया ताकि हमारे लिए तुम लॉ बना सको, हमारे लिए एक निर्माण कर सको राज्य का, हमारे लिए कानून बना सको ताकि हम सब शांति से जी सकें। तो वो डिटर्मिनेट सोर्स हम चुनते हैं अपने अंदर से, अपने लोगों में से चुनते हैं। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ कमांड। इट मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ कमांड ऑफ द सोवरेन। और जो भी कानून होगा ना, जो भी कमांड होगा ना, जैसे सोवरेंटी का कैसे मानते हैं कि कोई सोवरेन अपना ताकत चला रहा है, जो भी कमांड हमारे पास आएगा, जैसे आप मुझे कहोगे कि डांस करना शुरू कर दो, मैं कहूंगा नहीं डांस करूंगा, मुझे आता भी नहीं है डांस करना और मुझे करना भी नहीं डांस करना, लेकिन अगर सॉवरेन कहेगा मुझसे करने के लिए तो मैं करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि सॉवरेन जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, वो जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। तो वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ कमांड क्या होना चाहिए, ये कमांड कहां से आना चाहिए, तो सॉवरेन का होना चाहिए, बैक्ड बाय सैंक्शंस। एक और चीज है इसमें कि जो सॉवरेंटी होती है ना, सॉवरेंटी यहां पे जो हम समझ रहे हैं कि बैक्ड बाय सैंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो मैं फिर से रिकैप करता हूं और जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूं हौच पौच हो गया इसमें। सबसे पहले जो सॉवरेन का कमांड होना है ना, वो एक डिटर्मिनेट सोर्स से होना चाहिए। यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सॉवरेन जो होना चाहिए, सॉवरेन जो हो उसको ये प्रूफ नहीं करना पड़े कि मैं सॉवरेन हूं। वो सॉवरेन होना चाहिए, वो सबको जानना चाहिए कि हाँ यही सॉवरेन है, क्योंकि हमने उसे चुना है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट चुनते हैं तो हाँ ये गवर्नमेंट हमने चुनी है, हमने वोट दबाया था, हमने इलेक्शन में जाके वोट दिया था, तब ये जाके गवर्नमेंट आई है, ऐसे समझने की कोशिश करो। और गवर्नमेंट हमने स्टैब्लिश कर दी, तो अब उसमें सोर्स की अथॉरिटी चेकिंग की भी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सरकार बनाई है। इस तरह से आप समझो। फिर एक्सप्रेशन ऑफ कमांड, जो भी वो बोले एक कमांड के रूप में होना चाहिए। वो हमें ऑर्डर करेगी, सुनो तुम हत्या नहीं कर सकते तो हम हत्या नहीं करेंगे, और अगर हमने कर दिया तो उसके लिए सैंक्शन हो। जो थर्ड पॉइंट है, बैक्ड बाय सैंक्शन। अगर हमने कर दिया तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। अगर हमने डिसोबीडियंस किया सॉवरेन की किसी भी बात का, तो वो पनिशेबल होगा। तो क्या मतलब है, अगर सॉवरेन का लीगल टर्म क्या है कि वो डिटर्मिनेट सोर्स से आना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब वो एक कमांड के रूप में आना चाहिए, और अगर कमांड नहीं किसी ने माना तो क्या होना चाहिए, सैंक्शंस होने चाहिए, मतलब हम पे पनिशमेंट भी होनी चाहिए। यही जॉन ऑस्टिन समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस चीज को हमने समझ लिया। तो क्या हम ये माने कि सॉवरेंटी जो है उस वो एकदम अपने में संपूर्ण है, कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है? तो नहीं, दुनिया में हर चीज में इशू है, बिल्कुल सॉवरेंटी में भी अपने कुछ समस्याएं हैं। सॉवरेंटी भी ऐसा नहीं है कि अपने में बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कोई कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होता, सॉवरेंटी भी नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस है सॉवरेंटी के लिए इस कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज के समय में सॉवरेंटी को कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो समझता हूं मैं, क्या समझते हैं हम लोग की क्या समस्या हो रही है। सबसे पहली जो समस्या है ना, वो ट्रांसनेशनल और सुप्रानेशनल फोर्सेस से हो रही है। ट्रांसनेशनल और सुप्रानेशनल फोर्सेस मतलब वो देश, वो नेशंस या वो नेशनल आइडेंटिटी जो हमारे देश से बाहर है, ठीक है, हमारे देश से बाहर है लेकिन कई देशों में फैले हुए हैं। समझ रहे हो आप? जैसे इस वक्त मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स है ना, मैकडोनल्ड्स कई देशों में फैला हुआ है। आप लगभग जिस बड़े देश में चले जाओ मैकडोनल्ड्स मिल जाएंगे, वॉलमार्ट मिल जाएंगे। ये ग्लोबल चेन्स है ना। ये ग्लोबल चेन्स क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ स्टैब्लिश होते हैं एक कंपनी के रूप में, उसके बाद से लगते हैं कंट्रोल करने, लगते हैं अपने देश का एक कल्चर फैलाने, लगते हैं अपने देश का एक सॉफ्ट पावर हमारे यहाँ बिल्ड करने, जिसकी वजह से हमारे सॉवरेंटी को इशू होता है। आप जाके देख लो अफ्रीकन नेशन में
किस तरह से ये जो अमेरिकन कंपनीज है वो किस तरह से अपना अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर रही हैं, वो किस तरह से अपने आप को सुपर इम्पोज करती हैं और कभी कभी तो वो वहां की करंट गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर देती हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इस तरह से जो ट्रांसनेशनल और सुप्रानेशनल फोर्सेस होती हैं वो करंट गवर्नमेंट को चैलेंज करती हैं, करंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को चैलेंज करती हैं और वहां पे कू करने की कोशिश करती हैं, मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश करती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हिलाने की कोशिश करती हैं और हर तरह के प्रेशर सरकार को देने की कोशिश करती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा आज का समय में समस्याएं देखने को मिलती हैं सॉवरेनिटी पे। हालांकि इंडिया और इस तरह के देशों को ये झेलना नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और किसी एक कंपनी की ताकत नहीं है और हिम्मत नहीं है हमारे सामने बोलने की। लेकिन कुछ छोटे देश हैं, दुनिया में सारे देश इंडिया नहीं है और हमें बहुत फॉर्चुनेट होना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। तो जो देश इंडिया नहीं है उनको इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं क्योंकि ये इतनी भी अच्छी दुनिया नहीं है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उतनी प्यारी जगह नहीं है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब आऊंगा तो एकदम इसको न्यूड फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। जो अलग अलग थ्योरी समझाऊंगा, डिपेंडेंसी थ्योरी समझाऊंगा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझाऊंगा इमैनुअल वॉलरस्टीन की, उसके बाद से अमीन समीर की समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को, वो क्या कहते हैं इम्प्लोजन के रूप में वो समझाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से बहुत चीजें समझेंगे। खैर यहाँ पे भी फोकस करते हैं सब नेशनल लेवल। सब नेशनल लेवल पे सॉवरेनिटी को क्या क्या खतरा होता है, तो सब नेशनल लेवल पे नेशन स्टेट में नक्सलिज्म सबसे बड़ी इशू है, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी। जैसे नक्सलिज्म क्या करता है, नक्सलिज्म वहां के राज्य को तबाह करने की कोशिश करता है। नक्सलिज्म क्या करता है, तख्ता पलट करने की कोशिश करता है, वहां की करंट इस गवर्नमेंट को इस तरह से हमला करता है ताकि वो डीस्टेबलाइज हो जाए। डीस्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि वो अपना करंट फंक्शनिंग को ना कर पाए, और कोई राज्य अपने फंक्शन को ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या ऑर्डर स्थापित करेगा, क्या वो कमांड दे पाएगा, क्या वो सैंक्शन लगा पाएगा जब वो खुद ही को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा और कंट्रोल करने के उसमें पोजीशन में नहीं है। सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज, जैसे कुछ राज्य तो हमेशा भागे भागे रहते हैं कि नहीं हम हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। जैसे कश्मीर कुछ दिन पहले तक कहता था कि नहीं हमें अलग कर दो, साथ में नहीं रहना। द्रविड़स्तान की डिमांड थी कि नहीं हमें अलग देश दे दो, अलग देश दे दो। तो इस तरह से जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी होती है ना, वो कहीं भी सॉवरेनिटी पे एक खतरा होती है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस चीज को समझाऊं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा इस लेक्चर के लिए, क्योंकि मैंने जितना अभी आप लोग को अभी तक सॉवरेनिटी समझाई है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सेसेशनिस्ट एक्टिविटी किस तरह से सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, ये आप समझो और ये आप समझाओ कमेंट सेक्शन में, आप समझाओ। नक्सलिज्म किस तरह से सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, ये आप समझाओ। स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म, अगर राज्य में किसी एक स्टेट में छोटे छोटे जो टुकड़े हैं रीजन के रूप में, अगर यही स्ट्रांग होने लगेंगे तो क्या वो किसी सेंट्रल कमांड को समझने की कोशिश करेंगे? हाँ, सॉवरेनिटी में एक और चीज होती है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड होता है कि वो कमांड करता है और सारे चुपचाप बात मानते हैं क्योंकि उसके ऊपर तो कोई कंट्रोलिंग होती नहीं है। और रीजनल पावर्स, अगर छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उस राज्य के, वो अपने आप को स्ट्रांग मानने लगेंगे, वो अपने आप को मानने लगेंगे कि हम सॉवरन हैं। तो एक जगह पे दो सॉवरन तो राज नहीं कर सकते ना, एक जगह पे एक ही सॉवरन हो सकता है और वो अगर सेंट्रल है तो स्टेट तो राज्य नहीं कर सकता उस तरह। तो जो रीजनल ताकतें मजबूत होती हैं वो हमेशा ही सॉवरेनिटी पे खतरा होती हैं और उस सिंगल सॉवरन को हमेशा ही चैलेंज करती हैं। तो ये सॉवरेनिटी पे खतरा मंडराते रहता है। इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, नेशनल आइडेंटिटी है, कई तरह की चीजें हैं जो सब नेशनल लेवल पे ना सॉवरेनिटी के लिए खतरा होती हैं। अब आप यहाँ पे उन सारे इश्यूज को मेंशन करो, उन सारी चीजों को मेंशन करो, जिस चीज का भी जिस सोर्स का भी आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आपके पास एक लिस्ट हो जाए कि कौन कौन सी चीजें सॉवरेनिटी पे खतरा होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ, यूगोस्लाविया एंड इथियोपिया को टूट जाना पड़ा, अलग अलग स्टेट हो जाना पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे इस तरह की चीजें सेसेशनिस्ट और रीजनल चीजें मजबूत हो रही थी। तो आप देख रहे हैं कि एक सॉवरेन को तोड़ के दो अलग अलग सॉवरेन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से अगर एक सॉवरेन कमांड अपना लूज करता है तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो ये एक डेफिनेटली सॉवरेनिटी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में सबसे कम लोग बात करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने तो जैसे वेस्टफैलिया वर्ल्ड ऑर्डर 1648 के बाद से जो वेस्टफैलिया वर्ल्ड ऑर्डर बना था उसको बिल्कुल ही तहस नहस करके रख दिया। इसने तो ग्लोबल नेशनल बाउंड्रीज को ही इररिलेवेंट कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब को एक विलेज के रूप में देख रहे हैं, मानते हैं कि ग्लोब क्या है, वर्ल्ड क्या है, एक विलेज है हमारा। तो वर्ल्ड एक विलेज है तो नेशनल बाउंड्री नहीं रही। अगर नेशनल बाउंड्री नहीं रही तो डिफाइंड टेरिटरी का क्या होगा, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का। तो
अगर डिफाइंड टेरिटरी नहीं रही तो जो गवर्नमेंट है वो रूल किस पे करेगी और कहां पे करेगी? क्या एक गवर्नमेंट क्योंकि 202 देश है, मानते हैं हमारी दुनिया में 202 देश हैं और किसी के पास अपने टेरिटरी नहीं है, तो वो 200 देश राज्य किस पे करेंगे? क्या 202 मिलकर राज्य करेंगे? क्या एक दूसरे पे राज्य करेंगे? ऐसा कुछ समझ नहीं आता ना। तो ये सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए जोसेफ नाए, पीजे साइमन ने बहुत ही इलेबोरेट कॉन्सेप्ट दिया है एमएनसी और एनजीओ के रूप में कि वो किस तरह से प्रेशर बनाते हैं और स्टेट एंटिटी पे अपना अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया कि सेसेशनिस्ट वाले लोग, नक्सली लोग किस तरह से प्रेशर बनाते हैं, या सुप्रा नेशनल वाले लोग किस तरह से प्रेशर बनाते हैं, उसी तरह से ये जो एनजीओज हैं, एमएनसीज हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले रेड क्रॉस को भारत ने निकाल दिया अपने देश से और कहा कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और प्लीज यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो वहां पे अपना रेड क्रॉस का काम करने के साथ साथ वो भारत पे प्रेशर भी बना रहे थे। वो उस दुनिया में जा रहे थे जहां जिस रास्ते भारत चलना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि इसके सॉवरेंटी पे कोई खतरा हो, इसलिए उनको टाटा बाय बाय हमने कर दिया। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं टेररिज्म, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब नाम पे कई सारे एनजीओ आपके देश में आते हैं और वो लगते हैं अपना अपना एजेंडा फैलाने, और आपने और नेशन स्टेट की बाउंड्री को इरेलीवेंट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और आपकी सोवरेनिटी पे हमेशा एक खतरा मंडराते रहता है। इसी बारे में बैरी बुजान क्या कहते हैं? बैरी बुजान, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में और छोटे से मैं समझाता हूँ कि बैरी बुजान कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली बैरी बुजान यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी ग्लोबलाइजेशन लेते आओ, कितना भी सुप्रा नेशनल पावर्स बढ़ जाए, कितना भी ट्रांसनेशनल पावर्स आ जाए और जितना भी मैकडोनालाइजेशन करना चाहे, वॉलमार्टाइजेशन करना चाहे, जो भी करना चाहे, वॉलमार्टाइजेशन हो जाए, मैकडोनालाइजेशन हो जाए, या फिर कुछ भी कर लो, कितना भी एमएनसी यहाँ ला दो, माइक्रोसॉफ्टाइजेशन कर दो यहाँ पे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि स्टेट जो है ना वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर हमारे बीच में नहीं है। क्यों सिक्योरिटी प्रिंसिपल प्रोवाइडर और क्यों इकलौता सिक्योरिटी प्रोवाइडर है? क्योंकि इस यही एक इंस्टीट्यूशन है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ताकत है करने की। बाकी कोई भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मैकडोनाल्ड्स है, वॉलमार्ट है, या कोई भी एनजीओ है, ये सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन इनके पास कुछ करने की ताकत नहीं है। और कुछ करने की ताकत, क्योंकि फोर्स राज्य के पास होती है, आर्मी राज्य के पास होती है, पैसे राज्य के पास होते हैं, बाकी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। ये क्या करती है? इसके पास करने की क्षमता होती है क्योंकि इसके पास ताकत होती है, ये कर सकती है। और क्या कर सकती है? ये डिफाइन कर सकती है कि एक्चुअली में थ्रेट क्या होता है। बाकी सारे थ्रेट के रूप में आते हैं लेकिन ये क्या करती है? ये थ्रेट को ही डिफाइन करता है। तो बैरी बुजान इस तरह से चैलेंजेस को बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट क्या क्या है, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट पूरी तरह नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक कुछ चीजें समझा देता हूँ, जैसे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसका मैं बस आपको जिस्ट दूंगा और जिसका डिटेल लेक्चर ना मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या कहती है? लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बिल्कुल वही बात कहती है जो लिबरलिज्म कहता है, लिबरल थिंकिंग कहता है। और लिबरल थिंकिंग क्या है कि राज्य का बस एक ही काम है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और रूल ऑफ लॉ बना के रखना। समझ रहे हैं आप? बस इन्हीं सारी चीजों को मानता है लिबरल। लिबरल लोग मानते हैं या लिबरल थिंकिंग मानती है कि राज्य का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, बाकी उसका काम नहीं है कि वेलफेयर का काम करना, अपने रिसोर्सेज को इधर उधर बांटना। उसका काम क्या है? बस प्रोटेक्शन का काम है। क्लासिकल लिबरलिज्म उसी को डिफाइन करते हुए, उसी को समझाते हुए कहती है कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए, बहुत छोटा सा स्टेट होना चाहिए, बहुत कम शक्तियों के साथ एक स्टेट होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इंडिविजुअल जो है ना वो रैशनल है, वो एक तार्किक है। तो उसका काम क्या है? तो राज्य क्यों है? राज्य की जरूरत तो है, लेकिन क्यों है? ताकि बस इंसान के फ्रीडम को जो चीजें रोक रही है ना, इंसान के फ्रीडम को जो चीजें बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है, उन चीजों को रोको, उन चीजों को हावी मत होने दो, ताकि इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो खुल के जी सके और वो सारी चीजें कर सके जो वो करना चाहता है। तो उन हिंड्रेंस को हिंडर करो तुम लोग। राज्य को कहता है कि तुम उस हिंड्रेंस को हिंडर करो जो इंडिविजुअल के को हिंड्रेंस प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं या हिंड्रेंस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह मॉडर्न लिबरल्स क्या कहते हैं? मॉडर्न लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, स्टेट की जरूरत है,
स्टेट आती क्यों है? हमें असिस्ट करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमें एक अच्छा राज्य देने के लिए, हमारे पास वेलफेयर करने के लिए। तो ये एक मॉडर्न जो है वो पॉजिटिव आउटलुक है। क्लासिकल जो है वो एक निगेटिव आउटलुक है। ये थोड़ा सा निगेटिव एटोमिस्टिक मैन की तरफ ही चलता है क्लासिकल लिबरलिज्म, और मॉडर्न लिबरलिज्म पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ चलता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा, इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। एक्चुअली ये पूरा जो सीरीज है ना, थ्योरीज ऑफ स्टेट्स, जो है वो 3 पार्ट में जाएगी, क्योंकि इसके बाद से कई सारे थ्योरीज हैं। जैसे क्लासिकल आपको अच्छे से समझाना है, मॉडर्न क्लासिकल समझाना है, पोस्ट मॉडर्निज्म समझाना है, उसके बाद से मार्क्सिस्ट स्टेट समझाने हैं, फेमिनिस्ट स्टेट समझाने हैं। तो कई सारे स्टेट समझाने हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, और कई सारे थिंकर्स मिलने वाले हैं जिसको आप डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में कोट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय आज के लिए।